एनालिटिकल रीजनिंग का ये फुल कोर्स 7 वीडियोस पर मुश्तमिल है। इसमें हर एक वीडियो एक टॉपिक पर कंप्लीट लेसन है। आप इस वक्त पार्ट 5 पर हैं, जो असाइनमेंट क्वेश्चन के टॉपिक पर मुश्तमिल लेसन है। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक के वीडियो लेसन नहीं लिए तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले पार्ट 1 से पार्ट 4 तक के तमाम लेसन लें और फिर इस वीडियो जो कि पार्ट 5 है से लेसन लें। पार्ट 1 एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एनालिटिकल रीजनिंग के बेसिक्स को डिस्कस किया गया है कि एनालिटिकल रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कॉमन रूल्स क्या हैं और किस टाइप के क्वेश्चन को किस टेक्निक से सॉल्व करना चाहिए, और रूल्स और कंडीशन की इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। इसलिए ज़रूरी है कि आप शुरू से तमाम लेसन लें। असाइनमेंट क्वेश्चंस में एलिमेंट्स को करेक्टरिस्टिक्स असाइन किए जाते हैं या फिर एलिमेंट्स के किसी करेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर मैचिंग कराई जाती है। इस तरह एलिमेंट्स को जॉब भी असाइन किए जा सकते हैं या फिर किसी करेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर पेयरिंग की जाती है। जैसे आप इस एग्जांपल को देखें, यू मे बी आस्क्ड टू असाइन ए शेड्यूल। शेड्यूल इसमें करेक्टरिस्टिक के तौर पर यूज हो रहा है। बॉब वर्क्स ओनली मंडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे। देखें, ये एक शेड्यूल है जो बॉब को असाइन किया गया। और यू मे बी टोल्ड दैट ए पर्सन इज आइदर ए डेमोक्रेट और ए रिपब्लिकन। देखें, ये अब एक पर्सन को असाइन किया जा रहा है करेक्टर, या वो डेमोक्रेट है या रिपब्लिकन। तो इस तरह से असाइनमेंट क्वेश्चन में पेयर भी बनाए जाते हैं वन और मोर करेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर, या फिर उन्हें असाइनमेंट मिलती है कि इस शख्स ने ये काम करना है, इसने ये काम करना है। कॉमन टाइप ऑफ सिनेरियोज, यानी कि किस टाइप के सिनेरियोज कॉमनली असाइनमेंट क्वेश्चंस में होते हैं। तो सबसे पहले है 1-to-1 असाइनमेंट। 1-to-1 क्वेश्चन में नंबर ऑफ पर्सन या ऑब्जेक्ट्स नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स के इक्वल होते हैं। जैसे आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं और 5 ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। एक पर्सन को एक ही असाइनमेंट दी जा सकती है। जैसा कि इस एग्जांपल में देखें कि एक स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट असाइन हो सकता है, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स हैं और 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। एक स्टूडेंट को 2 सब्जेक्ट असाइन नहीं हो सकते, और क्वेश्चन आपसे डिमांड भी यही करेगा कि एक स्टूडेंट को एक ही सब्जेक्ट असाइन करना है। इसी तरह 1 सब्जेक्ट 2 स्टूडेंट को असाइन नहीं होगा। ये है 1-to-1, जिसमें एक पर्सन को एक असाइनमेंट या एक असाइनमेंट में एक ही पर्सन आएगा। 1-to-many असाइनमेंट्स। 1-to-many असाइनमेंट टाइप के क्वेश्चन में एक से जायद पर्सन या आइटम को एक ही असाइनमेंट मिलेगी। जैसे कि इस एग्जांपल में एक से जायद वर्कर को एक प्रोजेक्ट मिल सकता है, जैसे क्योंकि 5 वर्कर्स हैं और प्रोजेक्ट्स 3 हैं, तो जाहिर है अगर तमाम पर्सन को ही असाइन करना है कोई ना कोई प्रोजेक्ट, तो मोर देन 1 वर्कर विल बी इन 1 प्रोजेक्ट। तो ईच प्रोजेक्ट गेट्स एट लीस्ट 1 वर्कर, यानी कि कोई प्रोजेक्ट खाली नहीं होगा कि उसमें कोई पर्सन भी नहीं है। और इस तरह से एक प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा पर्सन शामिल होंगे। तो इसका मतलब है कि दिस टाइप ऑफ असाइनमेंट्स allows multiple elements to be assigned to the same category, but each element cannot be in more than one group. 3. Many to one assignment. Many to one टाइप के असाइनमेंट क्वेश्चन में एक से ज्यादा असाइनमेंट एक पर्सन को असाइन की जाती है। जैसे कि इस एग्जांपल में एक से ज्यादा क्लासरूम एक स्टूडेंट को असाइन होंगे, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स हैं और 3 क्लासरूम हैं। इसका मतलब है एक क्लासरूम में एक से ज्यादा स्टूडेंट भी आ सकता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन रूल्स हैं जो असाइनमेंट क्वेश्चन में आपको कॉमनली नज़र आएंगे। वैसे तो ये तमाम रूल्स पहले भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में इस्तेमाल होते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली इनकी मौजूदगी है असाइनमेंट क्वेश्चंस के लिहाज से। तो पहला रूल है कंडीशनल रूल, जो कि आप इफ देन की कंडीशन में बहुत से टॉपिक्स में पहले भी देख चुके हैं। इफ ए इज असाइंड टू प्रोजेक्ट एक्स, देन बी मस्ट बी असाइंड टू प्रोजेक्ट वाई। क्या मतलब हुआ कि अगर ए एक्स में शामिल है तो बी वाई में शामिल होगा। इट्स मीन एक्स में ये दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, और इसी तरह से ये वाई में भी दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते।
इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा? कंट्रा पॉजिटिव में हमने राइट साइड वाली चीज को फर्स्ट साइड पर लेकर आना है, लेफ्ट पर, और लेफ्ट वाली साइड को राइट साइड पर, लेकिन आपने नेगेशन में यूज करना है। जैसे कि अब यहाँ दोनों एफर्मेशन में थे कि आएगा ए एक्स में आएगा, बी वाई में आएगा। अब हम कहते हैं इसको पहले लेकर आए, बी इज नॉट इन वाई देन ए कैन नॉट बी इन एक्स, तो ये इसका कंट्रा पॉजिटिव है। और ये दोनों ही आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बाद का ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस में नॉट के साथ कंडीशन आ रही होती है, जैसे कि वो कहें कि ए इज नॉट इन एक्स, तो नॉट की कंडीशन में जब निगेशन आ रही हो तो कंट्रा पॉजिटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये नॉट को डील करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, ये एफर्मेशन में है, ये निगेशन में कंट्रा पॉजिटिव है। फिर एक्सक्लूसिव रूल, जब किसी कंडीशन के तहत कोई असाइनमेंट किसी को नहीं दी जाती, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। जैसे इस एग्जांपल में है, इफ ए इज असाइंड टू एक्स, बी कैन नॉट बी असाइंड टू एक्स, तो फिर बी इस असाइनमेंट में नहीं आ सकता। अगर ए इस असाइनमेंट एक्स में आ गया तो बी इसमें नहीं शामिल होगा, तो हम कहेंगे ए इन एक्स देन बी इज नॉट इन एक्स। और इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा? इफ बी इज इन एक्स देन ए कैन नॉट बी इन एक्स। फिर थर्ड रूल है जो कॉमनली आता है, एटलीस्ट या एट मोस्ट, यानी कि ये किसी असाइनमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की रिस्ट्रिक्शन है कि ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं और कम से कम इतने। फॉर एग्जाम्पल, एटलीस्ट टू पर्सन विल बी इन रूम 1, तो इसका मतलब होगा कम से कम 2 पर्सन। तो इसका मतलब है कम से कम 2 पर्सन, यानी कि 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 3 4 5 कितने भी, जो सिचुएशन होगी उसके मुताबिक ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं, लेकिन 1 या 0 नहीं हो सकता, कम से कम 2 होंगे, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। फिर इसी तरह है एट मोस्ट 3, ज्यादा से ज्यादा 3 होंगे, तो कितने आ सकते हैं? 1 2 और 3, 4 5 6 वगैरह पॉसिबल नहीं है, उसके लिए कॉन्स्टेंट है ये। अलबत्ता 0 कंट्रोवर्शियल होता है, ये डिपेंड करता है कि स्पेशल कोई कंडीशन है या नहीं, वरना इसमें 0 शामिल होता है। एट मोस्ट 3 क्या मतलब होगा कि 3% भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी और 0 भी, लेकिन अमूमन 0 को शामिल नहीं किया जाता जब तक कि एम्प्टी होने की, यानी कि खाली होने की कंडीशन मौजूद ना हो। टाइप ऑफ असाइनमेंट क्वेश्चन में पहली इंपॉर्टेंट है मस्ट बी ट्रू, जो आप अमूमन टेस्ट में देखेंगे, आपको एक कॉमनली नजर आएगी मस्ट बी ट्रू टाइप के क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें स्टूडेंट अमूमन फंस जाते हैं, उनसे ये अंडरस्टैंड नहीं होता कि ये क्यों है, और वो दूसरे ऑप्शंस को कहते हैं कि ये भी तो सही है, ये भी तो सही है, फिर ये क्यों सही है। कि मस्ट बी ट्रू वो ऑप्शन होगा जो लॉजिकली गारंटीड होगा, यानी कि आप उसे लॉजिकली दी गई कंडीशन में से इन्फर तो कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन आप अपने तौर पर नहीं कर सकते, यानी कि ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता, तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। जब आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप कहें कि यस दिस इज पॉसिबल बट दिस आल्सो पॉसिबल, तो वो गारंटेड नहीं होता। गारंटेड वो होता है जो लॉजिक के जरिए इन्फर किया गया हो, लॉजिक के जरिए ड्राइव किया गया हो, या कंडीशन से डायरेक्ट आ रहा हो, और वो गारंटेड होकर देखें ये इस वजह से ये यहाँ आएगा, तो फिर हम उसे कहते हैं कि ये मस्ट बी ट्रू है, ये ऑप्शनल नहीं है। और फिर दूसरी ये चीज है कि करेक्ट आंसर मस्ट बी ट्रू इन ऑल पॉसिबल सिनेरियोज विदाउट एक्सेप्शन। किसी चीज को छोड़े बगैर जो क्वेश्चन में कंडीशन वगैरह दी गई हैं उनके मुताबिक वो बिल्कुल ट्रू होगा इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो इसमें मुख्तलिफ टाइप की स्टेटमेंट होती हैं जो मस्ट बी ट्रू को शो करती हैं। मसलन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ये मोस्ट कॉमन है। विच स्टेटमेंट इज नेसेसरीली ट्रू, ये भी मस्ट बी ट्रू है। Which of the following statements follow logically from the given information, तो ये स्टेटमेंट भी must be true की ही स्टेटमेंट है। Common types to avoid, किस सिचुएशन में आपने अवॉइड करना है। कुछ आंसर चॉइसेस
आपको लगेंगे कि बिल्कुल सही है, लेकिन नॉट ऑलवेज ट्रू, वो हमेशा ट्रू नहीं होंगे। थोड़ी सी कंडीशन ऊपर नीचे आप करें तो आपको नजर आएगा कि ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, तो वो कभी भी मस्ट बी ट्रू नहीं होगा। वो कुड भी ट्रू हो सकता है, क्योंकि उसकी गारंटी नहीं होती कि ये एग्जैक्टली यही होगा। फिर दूसरा ये है कि न्यू इंफॉर्मेशन, द करेक्ट आंसर कैन नॉट इंट्रोड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आंसर है उसमें कोई नई इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं करनी पड़ती, अनप्रूवन इंफॉर्मेशन नहीं डालनी पड़ती, उसके बावजूद वो आंसर आ रहा होता है। आप अनप्रूवन या अपनी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन इंसर्ट करके और फिर आंसर निकालते हैं, वो भी मस्ट बी ट्रू नहीं हो सकता। फिर कोशिश करें कि ये जो एक्सट्रीम वर्ड है ऑलवेज, नेवर, ओनली, जब तक के स्टेटमेंट में ये शामिल ना हो आप इनसे बचें। ये आमतौर पर मस्ट बी ट्रू के केस में यूजुअली इनकरेक्ट होते हैं। ये ऑप्शन जिसमें ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं वो मस्ट बी ट्रू में बहुत कॉन्शियसली आपको सिलेक्ट करना होगा, वरना अमूमन ये मस्ट बी ट्रू के ऑप्शन नहीं होते। फिर है कुड बी ट्रू, ऐसा आंसर चॉइस जो पॉसिबल गिवन द रूल बट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। देखिए मस्ट बी ट्रू में ऑलवेज ट्रू होता है, कुड बी ट्रू में नॉट ऑलवेज ट्रू। एक सर्टेन सिचुएशन में तो वो सही होता है, लेकिन सिचुएशन को थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू रूल ही रहते हुए चेंज करें तो वो आंसर चॉइस बदल जाएगा, वो आपको फॉल्स नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए उसको हम कहते हैं ये कुड बी ट्रू, कि हो सकता है। करेक्ट आंसर डज नॉट हैव टू बी ट्रू इन एवरी सिनेरियो, यानी कि वो हर सिचुएशन में सही नहीं होता। यानी कि हम उसे कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है, लेकिन इसके अलावा भी ये यहाँ पर भी आ सकता है, ये यहाँ पर भी आ सकता है। तो इसलिए उसको हम कहेंगे कि ये कुड बी ट्रू है, मस्ट बी ट्रू नहीं है। और आमतौर पे जब कुड बी ट्रू का क्वेश्चन होता है तो एक ही ऑप्शन आपको सही नजर आता है और वो कुड बी ट्रू ही होता है, लेकिन मस्ट बी ट्रू के केस में आपको दो तीन ऑप्शन बिल्कुल सही नजर आते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक मस्ट बी ट्रू होता है, बाकी सब ऑप्शनल होते हैं, यानी कि कुड बी ट्रू होते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट किस किस तरह की होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल सिनेरियो, ये भी कुड बी ट्रू को डिस्क्राइब कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव टू बी फॉल्स, ये स्टेटमेंट भी कुड बी ट्रू के क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रही है। मस्ट बी ट्रू आंसर से आपने बचना है इसमें। अगर आप कुड बी ट्रू का क्वेश्चन कर रहे हैं तो मस्ट बी ट्रू ना दें, क्योंकि हमने देना है ऐसा ऑप्शन जिसकी कोई गारंटी नहीं है, वो पॉसिबल है और नहीं भी। फिर कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से भी बचना होता है, क्योंकि अगर कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रही है तो वो इनकरेक्ट होगी। फिर एक्सट्रीम आंसर्स, ऑलवेज, नेवर, ओनली, ये भी अमूमन ये ट्रू नहीं होते, लेकिन इन पर गौर करना चाहिए। ऐसे ऑप्शन जिनमें ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो मे और मे नॉट बी, आप इनको देखकर हमेशा जो है ना इनको चूज मत करें, थोड़ा सा गौर करके फिर देखें कि क्या ये वाकई ऐसा है या नहीं। कैन नॉट बी ट्रू, ये मस्ट बी ट्रू का अपोजिट है, जिसको हम कह सकते हैं मस्ट बी फॉल्स, मस्ट बी फॉल्स। तो इसके लिए वही तमाम चीजें हैं कि ये भी मस्ट बी ट्रू की तरह गारंटीड होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल हो बेस्ड ऑन दी गिवन रूल, ये जो ना हो सके। और ये नहीं कि वो ऑप्शनल हो भी सके और नहीं भी हो सके, नो, गारंटी हो उसकी कि ये इम्पॉसिबल है। तो आपको वहां पर कोई सिनेरियो ऐसा नहीं मिलेगा जहां लॉजिकली ये पॉसिबल हो, जब तक कि आप कोई रूल ब्रेक ना करें, वायलेशन ना हो। तो इसका मतलब है अगर कोई रूल की वायलेशन होकर आंसर आ रहा है तो वो तो कैन नॉट बी ट्रू होगा ना। फिर इनकी स्टेटमेंट ऐसी होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वायलेट वन ऑफ द गिवन रूल। ये तमाम स्टेटमेंट्स हैं जो कुड कैन नॉट बी ट्रू के क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करती हैं। इफ क्वेश्चन, इफ देन की कंडीशन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली, कि इफ ए इज इन पी देन बी
इज नॉट इन क्यू। देखिए अगर ए इन पी में है तो बी क्यू में नहीं होगा। ये कॉमन है इफ देन की कंडीशंस। आई थिंक कि ये आप अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि तकरीबन प्रीवियस वीडियोस में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है। फिर मिनिमम मैक्सिमम क्वेश्चंस, यानी कि आपसे पूछा जाता है कि इस ग्रुप में या इस प्रोजेक्ट में या इस असाइनमेंट में कितने ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन आ सकते हैं या कितने कम से कम पर्सन आ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स आप पर्सन सेलेक्ट करते हैं और इसमें ख़ास बात जो होती है वो ये कि मैक्सिमम और मिनिमम की जो कंडीशन है कि कितने नंबर पॉसिबल हैं और कितने नहीं, अगर वो कंडीशन में शामिल हैं तो उनका ख्याल रखते हुए आप मिनिमम और मैक्सिमम नंबर किसी असाइनमेंट में किसी प्रोजेक्ट में फाइंड करेंगे। A company is assigning 5 employees A, B, C, D, and E to 3 departments X, Y, Z based on the following rules. Each department gets at least 1 employee. तो हम पहला रूल लिख सकते हैं, each department is equal to at least 1, यानी कि कोई डिपार्टमेंट भी विदाउट एम्प्लॉय नहीं होगा। If A is assigned to X, if A is assigned to X, then B must be assigned to Y. Then B assigned to Y. Third condition है C and D cannot be assigned to the same department. C और D इकट्ठे नहीं आएंगे। फिर है if E is assigned to Z. Fourth condition है if E is assigned to Z, D must also be assigned to Z. Then D is assigned Z. At least 2 people must be assigned to X. Last condition है, लास्ट रूल हमें दिया गया है X में at least 2 एम्प्लॉयज होंगे। ये हैं 5 कंडीशंस। अब इससे मुतालिक क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है if A is assigned to X, which of the following must be true? हमें ये कंडीशन मिली हुई है, तो देखते हैं कि अगर A is assigned to X must be true हमने बताना है। A ऑप्शन है B is assigned to X। अब देखें A is equal to X आ रहा है, A is assigned to X, B is assigned to X, B is assigned to Y, कंडीशन नंबर 2। तो ये B X में नहीं आ सकता, इसलिए ये तो वैसे ही गलत। फिर है B ऑप्शन, B is assigned to Y, यस, कंडीशन नंबर 2 हमें बताती है कि if A is assigned in X then B is assigned in Y। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, गारंटीड है, क्योंकि इसकी गारंटी कौन दे रहा है? इसकी गारंटी के लिए कंडीशन नंबर 2 मौजूद है, इसलिए ये मस्ट बी ट्रू है। फिर सी ऑप्शन को भी चेक कर लें, C इज असाइन टू Z, C इज असाइन टू Z के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, नो रिलेशन, तो नो रूल। तो इसका मतलब है ये ऑप्शनल तो हो सकता है कि सम टाइम ये हो सकता है सही हो और हो सकता है कि ये गलत हो, इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये गलत है। D इज असाइन टू X, देखें D की भी कोई कंडीशन नहीं है कि अगर A X में आ जाए तो D भी लाजमी आएगा, ऐसी कोई गारंटी देने के लिए कंडीशन मौजूद नहीं है। E ऑप्शन है E इज असाइन टू Y, ये भी इसी तरह से है। देखें ये कंडीशन है लेकिन ये E और Z की है और D की है, A और E की नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ए वैलिड असाइनमेंट? कुड बी, ऑप्शंस चेक करते हैं। ए एंड डी इन एक्स, ए डी में है तो बी वाई में होना चाहिए, ये करेक्ट है। डी इन एक्स, डी अगर एक्स में है तो कंडीशंस देखते हैं, इससे पहले ई होना चाहिए, वो नहीं है, तो ठीक है डी अकेला आ सकता है। सी एंड ई इन जेड, लेकिन ई अगर जेड में है तो कंडीशन नंबर 4 के मुताबिक डी भी जेड में होना चाहिए था, इसलिए ये गलत है, फॉल्स है। तो बी ऑप्शन देखें, ए एंड बी इन एक्स, ये वैसे ही गलत है, क्योंकि अगर ए एक्स में होगा तो बी वाई में होगा, ये भी गलत है। ए एंड सी इन एक्स, तो ए और सी, ए अगर इसमें है तो बी इन वाई, ये ठीक है। सी इन एक्स, सी की कंडीशन देखें, सी और डी इकट्ठे नहीं आ सकते, नहीं है, ठीक है। डी एंड ई इन जेड, ई अगर जेड में है तो डी भी होगा, ये भी सही है। इसका मतलब है तमाम जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू रूल्स है, तो ये पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती है। अब डी ऑप्शन को देखें, ए इन एक्स, लेकिन कंडीशन नंबर 5 के मुताबिक एक्स में एटलीस्ट 2 होने चाहिए, जबकि यहाँ पर ओनली 1 है, इसलिए ये भी गलत है। फिर बी एंड डी इन एक्स, एक्स में जबकि ए इन वाई, ए बी और डी एक्स में आ सकते हैं, ए इन वाई बिल्कुल आ सकते हैं। सी एंड ई इन जेड, लेकिन ई अगर जेड में है तो फिर डी भी जेड में होना चाहिए, वो नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। If A is assigned to X, which of the following cannot be true? Cannot be true. अब हम ऑप्शन देखते हैं। B is assigned to Y, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि कंडीशन नंबर 2 यही बता रही है कि if A is assigned to X, then B is assigned to Y, ये करेक्ट है, जबकि हमने cannot be true बताना था, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। फिर है बी ऑप्शन, सी एंड डी आर इन द सेम डिपार्टमेंट। सी एंड डी देखें कि ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 3 या रूल नंबर 3 सी और डी इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इसलिए सी और डी आर इन द सेम डिपार्टमेंट बिल्कुल फॉल्स है, और फॉल्स ही हमने बताना था, तो यही हमारा आंसर हो सकता है। फिर बाकी को भी चेक कर लेते हैं। ई इज असाइन टू जेड, ए अगर एक्स में है तो E इज असाइन टू Z, देखें इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसको वैलिडेट करने के लिए कोई कंडीशन भी नहीं है, इसलिए ये ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो हम इसे आंसर नहीं ले सकते। फिर है D, D इज असाइन टू X, D अगर X में है तो ठीक है आ सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए ये भी गारंटेड नहीं है कि ये कैन नॉट बी ट्रू हो सके। C इज असाइन टू X, अगर A X में है तो उसके साथ C आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि C की कोई कंडीशन A के साथ लिंक नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। इफ E इज असाइन टू Z, व्हाट मस्ट बी ट्रू? अब ऑप्शन चेक करते हैं। E Z में आ गया है, तो इसका मतलब है ये कंडीशन यूज करें तो D को भी Z में होना चाहिए, और ये इसने ऑप्शन ए में दिया है, D मस्ट बी असाइन टू Z, और ये मस्ट है क्योंकि इसको वैलिडेट करने के लिए, इसकी गारंटी के लिए कंडीशन नंबर 4 मौजूद है, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। और जब इतनी वाज़ेह वैलिडेशन हो या इतनी ऑथेंटिक गारंटी हो कि वो ग्लोबल कंडीशन से आ रही हो, तो फिर आपको फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, ये बिल्कुल ट्रू आंसर है। लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं। बी को देखें, ए मस्ट बी असाइन टू एक्स, ई अगर जेड में है तो ए के साथ इसका जेड का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है जो इसको करेक्ट कह सके या फॉल्स कह सके, इसलिए ये हमारा आंसर मस्ट बी में नहीं आ सकता। फिर है सी, बी मस्ट बी असाइन टू वाई, ई और बी का कोई आपस में लिंक नहीं है, देखें
तो इसलिए इसकी वैलिडेशन या इसकी गारंटी भी नहीं है, तो ये ऑप्शनल है। सी मस्ट बी असाइन टू एक्स, अगेन ई और सी की कोई कंडीशन नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। ए मस्ट बी असाइन टू वाई, ए और ई की डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है इसमें, इसलिए ये भी हम मस्ट बी में नहीं ला सकते। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। What is the minimum number of employees that must be assigned to department X? तो इसके लिए आप देखें कि डायरेक्ट कंडीशन हमारे पास है नंबर 5, एटलीस्ट टू की कंडीशन मौजूद है X के लिए, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। वन टू वन असाइनमेंट, ये वो असाइनमेंट होती है जो अभी हमने डिस्कस भी की थी प्रीवियस सेक्शन में, जिसमें नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इक्वल होते हैं और एक पर्सन को एक ही असाइनमेंट मिलती है और एक असाइनमेंट में सिर्फ एक ही पर्सन हो सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं ईच एंटिटी इज असाइंड एग्जैक्टली वन आइटम फ्रॉम द सेकंड सेट एंड वाइस वर्सा, देयर आर नो डुप्लीकेट और ओवरलैप्स। तो इसमें अगर हम देखें इसकी करेक्टरिस्टिक, तो ईच एलिमेंट फ्रॉम सेट ए इज असाइंड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी and each element from set B is assigned to exactly one element of set A. No element is left assigned. No element is assigned more than once. Logical rules and constraint must be followed. देखिए ये 4 बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, और जाहिर है ये तो हर क्वेश्चन में ही होता है कि जो कॉन्स्टेंट होंगे उन्हें हमने फॉलो करना ही करना है। तो 4 एलिमेंट क्या है कि ए के तमाम एलिमेंट्स को एग्जैक्टली वन एलिमेंट मिलेगा सेट बी से, और सेट बी में यानी कि पर्सन और असाइनमेंट ले लेते हैं, हर पर्सन को एक असाइनमेंट मिलेगी और हर असाइनमेंट में सिर्फ एक पर्सन होगा, कोई भी असाइनमेंट खाली नहीं जाएगी, कोई पर्सन भी अनअसाइंड नहीं रहेगा। तो इसे कहते हैं वन टू वन असाइनमेंट। तो वन टू वन असाइनमेंट के लिए डिफरेंट स्नैरियोज हो सकते हैं, जैसे बहुत कॉमन स्नैरियोज ये होते हैं एम्प्लॉयज एंड टास्क, 5 एम्प्लॉयज must be assigned to 5 different tasks, writing, coding, designing, testing, reviewing वगैरह। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स एंड क्लासेस के सिनेरियोज होते हैं, 6 स्टूडेंट्स must be assigned to 6 different courses, मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, आर्ट, म्यूजिक, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। या फिर रूम एंड इवेंट्स के होते हैं, 4 कॉन्फ्रेंस रूम, R1, R2, R3, R4 must be assigned to 4 events, सेमिनार, वर्कशॉप, पैनल डिस्कशन एंड डिबेट। तो ये चंद टाइप्स हैं कि इस तरह के सिनेरियोज होते हैं वन टू वन असाइनमेंट क्वेश्चंस में। वन टू वन असाइनमेंट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि इस टाइप के क्वेश्चन ग्रिड से करना आसान होते हैं, कि वन टू वन रिलेशन का क्वेश्चन आए तो आप ग्रिड यूज करें, यानी कि एक टेबल बनाएं और उसमें तमाम एलिमेंट्स को अरेंज कर दें, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक सिचुएशन है, इसको एनालाइज कर लेते हैं। स्कूल इज असाइनिंग टीचर्स ए बी सी डी, तो हमने टीचर्स को ये ले लिया ए बी सी और डी, टू टीच 4 सब्जेक्ट्स, मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड हिस्ट्री, मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड हिस्ट्री, ये हमने इस तरह से अरेंज कर लिया। अब फिर रूल्स को अब इसमें हम अरेंज करेंगे। ए डज नॉट टीच मैथ और साइंस, हमने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया कि ए मैथ और साइंस टीच नहीं करता, ये दोनों इंग्लिश और हिस्ट्री ये कर सकता है। बी टीचेस आइदर साइंस और हिस्ट्री, तो हम कहते हैं कि ये बी साइंस में हो सकता है और नहीं हो सकता, हिस्ट्री में हो सकता है और नहीं हो सकता, इनमें से एक चूज करना होगा। सी डज नॉट टीच हिस्ट्री, तो सी के लिए हिस्ट्री को हमने क्रॉस कर दिया कि ये यहां पर नहीं आ सकता। फिर डी टीचेस इंग्लिश, और ये फिक्स दिया गया है कि डी इंग्लिश टीच करता है, ये हमने उसको मार्क कर दिया। तो इस तरह से अब ये कंडीशन बेस्ड ग्रिड हमारे पास तैयार हो गई। अब हम प्रीवियस ग्रिड की मौजूदगी में एक नई ग्रिड बनाते हैं जिसमें हम वो स्पेसेस जो कि फिल नहीं हुई थी, जो सब्जेक्ट असाइन नहीं हुए थे, वो असाइन करने की कोशिश करते हैं डिडक्शन से। अब आप डी को देखें, डी सिर्फ इंग्लिश टीच करता है, और ए के लिए मैथ और साइंस तो वो टीच करता नहीं है, इंग्लिश होगी या हिस्ट्री। अब इसका मतलब है इंग्लिश तो डी को मिल गई, तो ए को फिर क्या मिलेगी, हिस्ट्री, ये हमने हिस्ट्री को मार्क कर दिया।
अब आप बी को देखें, बी साइंस और हिस्ट्री टीच कर सकता है, यानी कि आइदर इनमें से कोई एक। अब हिस्ट्री तो ए को मिल चुकी, तो फिर इसका मतलब है कि साइंस बी को मिलेगी, तो इसको हमने साइंस असाइन कर दी। अब रह गया कौन, सिर्फ सी। तो बाकी कौन सा सब्जेक्ट बचा है, वो है मैथ। तो सी की कंडीशन डज नॉट टीच हिस्ट्री, बाकी तमाम सब्जेक्ट वो टीच कर सकते हैं, इसलिए सी को हमने मैथ असाइन कर दिया। अब ये देखें कि ये तमाम के तमाम असाइन हो चुके हैं, हर सब्जेक्ट में एक टीचर आ चुका है। अब इसकी बेस पे क्वेश्चन करना बहुत आसान है। A restaurant manager must assign 5 employees A, B, C, D and E to 3 shifts, morning, afternoon and evening shift. Each shift must have at least 1 employee. तो पहली कंडीशन हमारे पास आ गई, each shift at least 1 employee. फिर सेकंड कंडीशन है A and B कैन नॉट वर्क द सेम शिफ्ट, तो ये दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। फिर C है, C मस्ट वर्क आइदर द मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट, तो थर्ड कंडीशन हो गई C इन मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट, और साथ ही ये है बट नॉट द इवनिंग शिफ्ट एंड नॉट इवनिंग शिफ्ट। फिर नेक्स्ट कंडीशन 4 है, D works the morning shift. If D in the morning shift, then E must work the evening shift. Then E in the evening shift. The last condition है fifth, either A or C but not both must work afternoon shift. तो ये होगा A और C in afternoon shift, not both, दोनों नहीं हो सकते, इनमें से कोई एक आएगा आफ्टरनून शिफ्ट में। ये हमारे पास कंडीशन है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जी, ये क्वेश्चन है, इफ डी इज असाइंड टू द मॉर्निंग शिफ्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। डी को असाइन किया गया है मॉर्निंग शिफ्ट में, तो ये कंडीशन 4 डायरेक्टली इसी से रिलेटेड है, मस्ट बी ट्रू हमने बताना है। E is assigned to the evening shift, yes, directly condition number 4 हमें बता रही है कि if D is morning shift then E is in evening shift, तो इसका मतलब है ये must be true क्वेश्चन है, तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने must be true बताना था। must be true के लिए कोई गारंटी देने वाली कंडीशन होनी चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इसलिए ये हमें वैलिडेट कर रही है कि ये बात सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए। और जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर ग्लोबल कंडीशन से, जो कि ये है, डायरेक्ट कोई आंसर आ रहा है मस्ट बी ट्रू के लिए, तो फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम इसे चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी को देखें, सी इज असाइंड द आफ्टरनून शिफ्ट, तो कंडीशन नंबर 3 के मुताबिक सी मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट में आ सकता है, लेकिन ये तो मॉर्निंग में भी आ सकता है, तो ये मस्ट भी तो नहीं हो सकता। तो ये इस सिचुएशन में तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं ये कुड की कंडीशन में आ सकता है, क्योंकि ये मॉर्निंग में भी हो सकता है, आफ्टरनून में भी हो सकता है, और डी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। डी के बगैर ही हमें ये मालूम है कि आफ्टरनून शिफ्ट में ये आ सकता है, लेकिन ये मॉर्निंग में भी आ सकता है, तो मस्ट नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल है आफ्टरनून या मॉर्निंग, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं हो सकता मस्ट बी ट्रू की वजह से। फिर सी ऑप्शन है, A and B are assigned the same shift. A and B सेम शिफ्ट में आ ही नहीं सकते, कंडीशन नंबर 2। D, C is assigned the morning shift. यस, मॉर्निंग शिफ्ट में आ सकते हैं, लेकिन ये आफ्टरनून में भी आ सकता है, वही बात जो ऑप्शन बी में थी, इसलिए ये भी ऑप्शनल है।
फिर ई ऑप्शन, बी इज असाइंड द आफ्टरनून शिफ्ट, डी असाइंड टू द मॉर्निंग शिफ्ट, बी इज असाइंड द आफ्टरनून। बी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इसको गारंटी देने वाली कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए ये मस्ट बी ट्रू नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। इफ ए इज असाइंड टू द आफ्टरनून शिफ्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स। अब मस्ट बी फॉल्स बताना है, जबकि ए को असाइन किया गया है आफ्टरनून शिफ्ट में। अब ऑप्शन ए को देखें, बी असाइंड द मॉर्निंग शिफ्ट, ए इज असाइंड द आफ्टरनून शिफ्ट, बी इज असाइंड द मॉर्निंग शिफ्ट। कंडीशन क्या है, ए और बी इकट्ठे नहीं आ सकते, ठीक है, दोनों इकट्ठे नहीं है। क्या बी के लिए ये जरूरी है कि वो मॉर्निंग शिफ्ट में ही आए? नो, क्योंकि कंडीशन क्या है कि दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। तो फिर इसको, ये आफ्टरनून में आ गया तो हम इसको इवनिंग शिफ्ट में भी रख सकते हैं। कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि इसको मॉर्निंग शिफ्ट में फिक्स करने वाली, कोई कंडीशन भी नहीं है इसमें। देखें कि हम फिक्स कर सकेंगे ये सिर्फ मॉर्निंग में ही आएगा, ये इवनिंग में भी आ सकता है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये ऑप्शनल है, अनसर्टन है, ना ये मस्ट बी फॉल्स है और ना ही ये मस्ट बी ट्रू है, ये ऑप्शनल है दरमियान में, इसलिए मस्ट बी का आंसर नहीं बन सकता, ना फॉल्स का ना ट्रू का। अब बी ऑप्शन को देखें, सी इज असाइंड द आफ्टरनून शिफ्ट। तो कंडीशन नंबर 5 को देखें, ए और सी की ये लिंक है इनका, इन दोनों में से एक आफ्टरनून में आएगा। तो पहले ए आफ्टरनून में आ चुका है, तो सी आफ्टरनून शिफ्ट में नहीं आ सकता, ये मस्ट बी फॉल्स है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसकी वैलिडेशन के लिए, इसकी गारंटी के लिए कंडीशन नंबर 5 मौजूद है, तो ये मस्ट है, और फॉल्स है इसलिए मस्ट बी फॉल्स हो गया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट्स वुड वायलेट द रूल्स। वायलेट द रूल यानी कि हमने फॉल्स बताना है। अब हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। ए इन मॉर्निंग, तो ए मॉर्निंग में अगर आएगा तो सी को आफ्टरनून में होना चाहिए, तो ये सी आफ्टरनून में आ गया, ये सही है, ये दोनों सही हो गए। बी इन आफ्टरनून, बी आफ्टरनून में, तो बी ए के साथ नहीं आ रहा, तो ये इकट्ठे नहीं हो सकते और ये इकट्ठे नहीं है, इसलिए ये भी पॉसिबल है। डी इन मॉर्निंग, डी मॉर्निंग में है तो ई इवनिंग में है, तो ये भी ट्रू हैं दोनों, इसलिए ये ट्रू है, और हमने क्या बताना था, फॉल्स बताना था, वायलेट द रूल, कोई रूल वायलेट नहीं हुआ। अब बी ऑप्शन को देखते हैं, ए इन इवनिंग, ए को अगर हम इवनिंग में रखते हैं तो ए और सी में से एक ने आफ्टरनून में आना है। अब ए तो इवनिंग में हो गया, तो सी आफ्टरनून में आना चाहिए, और इसमें सी मॉर्निंग में दिया गया है, तो यहाँ वायलेशन हो रही है रूल 5 की, तो इसलिए ये वायलेट द रूल में आ रहा है, इसलिए यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये डायरेक्टली रूल नंबर 5 को वायलेट कर रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं, हालांकि ये हमें आंसर मिल चुका है। देखिए अब सी ऑप्शन है, ए इन आफ्टरनून, ए आफ्टरनून में आ गया, कंडीशन नंबर 5 के मुताबिक बिल्कुल ये इनमें से एक ने आना था। अब सी कहीं पर भी जा सकता है, तो सी मॉर्निंग में आ गया, ये भी ठीक है। बी मॉर्निंग में है, तो बी मॉर्निंग में आ सकता है, बी की कोई कंडीशन नहीं है सिवाय इसके कि ए और बी ने इकट्ठे नहीं होना, तो ए और बी इकट्ठे नहीं हो रहे इसमें। अब क्योंकि डी इवनिंग में है, मॉर्निंग में नहीं है, तो ये कंडीशन नहीं लगेगी, तो ई आफ्टरनून में आ सकता है, तो ये भी रूल के मुताबिक है। फिर डी को देखें, ए इन मॉर्निंग, तो सी को आफ्टरनून में आना चाहिए, वो आ रहा है, इसका मतलब है इन दोनों की कंडीशन नंबर 5 पूरी हो गई। अब बी इवनिंग में है, तो ए के साथ नहीं है, तो कंडीशन नंबर 2 भी ट्रू हो गई। फिर डी इवनिंग में है, तो ई आफ्टरनून में आ सकता है, यस, इसलिए ये भी ट्रू है। ई ऑप्शन, ए इन आफ्टरनून, ए आफ्टरनून में आ गया, तो सी आफ्टरनून में नहीं आएगा, मॉर्निंग में आ गया। बी इवनिंग में है, डी आफ्टरनून में है, मॉर्निंग में नहीं है, तो ई इवनिंग में आ सकते हैं, तो ये भी ट्रू है। तो इसमें सिर्फ जो वायलेट करने वाला ऑप्शन है वो है बी, यही हमारा आंसर है।
If B is assigned to the morning shift and D is assigned to the afternoon shift, which of the following must be false? B को असाइन किया गया है मॉर्निंग में एंड डी असाइन टू द आफ्टरनून और डी आफ्टरनून में है, तो हमने मस्ट बी फॉल्स बताना है। ए ऑप्शन है, ए इज असाइन टू द इवनिंग शिफ्ट। अब ए और बी की कंडीशन है कि वो दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, तो ये दोनों इकट्ठे नहीं है, ये इवनिंग में है, ये मॉर्निंग में है, इसका मतलब है ये ट्रू है, अकॉर्डिंग टू रूल है, ये हो सकता है। जबकि हमने मस्ट बी फॉल्स बताना है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब देखते हैं ऑप्शन बी को, सी इज असाइन टू द इवनिंग शिफ्ट। सी इवनिंग शिफ्ट में, तो कंडीशन नंबर 3 को देखें, सी मॉर्निंग और आफ्टरनून में आ सकता है, इवनिंग में नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पर वायलेशन है, ये मस्ट बी फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो इसलिए हमने मस्ट बी फॉल्स ही बताना था, इसलिए ये हमारा आंसर है। और इसकी वैलिडेशन के लिए मस्ट के लिए ये कंडीशन मौजूद है। सी ऑप्शन है, सी इज नॉट असाइंड द इवनिंग शिफ्ट, नॉट असाइंड द इवनिंग शिफ्ट। अब कंडीशन नंबर 4 को देखें, इफ डी मॉर्निंग शिफ्ट में हो लेकिन वो तो आफ्टरनून में है, तो ई इवनिंग में आता है। अब डी क्योंकि मॉर्निंग में नहीं है, तो ई जरूरी नहीं है कि वो इवनिंग शिफ्ट में आए, तो इसलिए नॉट इवनिंग शिफ्ट ये ट्रू है और हमने फॉल्स बताना था, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ए एंड बी आर असाइंड डिफरेंट शिफ्ट, यस ये भी ट्रू है क्योंकि कंडीशन नंबर 2 हमें बता रही है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये ट्रू है। ए इज असाइंड द आफ्टरनून शिफ्ट, बी मॉर्निंग में है तो ए आफ्टरनून में आ सकता है। फिर दूसरा, ए और सी आफ्टरनून में हो सकते हैं इनमें से एक, तो ए आफ्टरनून में आ सकता है, और बी क्योंकि मॉर्निंग में है तो कंडीशन नंबर 2 भी सही है और 5 भी सही है, तो ये पॉसिबल है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमने तो मस्ट बी फॉल्स बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन बी। फिर एक और सिनेरियो है, देखें, ये यूनिवर्सिटी इज असाइनिंग 6 प्रोफेसर्स PQRSTU to 3 courses math, physics and chemistry based on the following rules। पहला रूल क्या है जी, each course must have at least 2 professors, each course is equal to 2 at least, यानी कि इससे ज्यादा हो सकते हैं, 2 से कम नहीं हो सकते। कंडीशन नंबर 2 है, P and Q कैन नॉट टीच द सेम कोर्स, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। थर्ड रूल है, if R teaches physics, if R teaches physics then S must teach chemistry, तो S chemistry टीच करेगा। फिर फोर्थ रूल है, T must teach either math और chemistry, T teaches math और chemistry, बट यानी कि एंड नॉट फिजिक्स, और फिजिक्स नहीं, बट नॉट फिजिक्स। फिफ्थ रूल है, यू एंड एस मस्ट टीच डिफरेंट कोर्सेज, ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, डिफरेंट कोर्सेज होंगे। अब इसका क्वेश्चन है, इफ आर टीचेस फिजिक्स व्हाट मस्ट बी ट्रू, तो क्या चीज ट्रू होगी। अब आर टीचेस फिजिक्स, तो रूल नंबर 3 को देखें, तो ए ऑप्शन को देखें, पी मस्ट टीच केमिस्ट्री, आर टीचेस फिजिक्स, तो कंडीशन नंबर 3 हमें बताती है इफ आर फिजिक्स है, आर टीचेस फिजिक्स, तो एस टीचेस केमिस्ट्री, तो पी के लिए जरूरी नहीं है कि वो केमिस्ट्री टीच करे, कंडीशन नहीं है, ऑप्शनल है, करे या ना करे। एस के लिए कंडीशन है, एस तो लाजमी करेगा क्योंकि आर फिजिक्स टीच कर रहा है तो एस ने केमिस्ट्री करनी है, लेकिन पी के लिए तो ये कंपलसरी नहीं है, तो ये ऑप्शनल हो गया, ये मस्ट बी ट्रू नहीं हो सकता, ये ऑप्शनल है, क्योंकि कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जो डायरेक्टली कहे कि पी को लाजमी तौर पर केमिस्ट्री टीच करनी है। फिर बी ऑप्शन को देखें, क्यू मस्ट टीच मैथ,
अब आर टीच फिजिक्स, इसका रूल सिर्फ 3 है, तो क्यू के साथ इसकी कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये भी ट्रू नहीं हो सकता, ऑप्शनल है। और इसने क्योंकि मस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया है इसलिए ये वैसे ही गलत है। सी ऑप्शन है, एस मस्ट टीच केमिस्ट्री। यस, देखें, इफ आर टीचेस फिजिक्स देन एस टीचेस केमिस्ट्री, ये मस्ट बी ट्रू है, क्योंकि इसको वैलिडेट करने के लिए कंडीशन नंबर 3 मौजूद है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू? ए ऑप्शन देखें, पी एंड क्यू टीचेस द सेम कोर्स, पी एंड क्यू तो सेम कोर्स कर ही नहीं सकते, और ये कुड बी ट्रू है, ये तो वैसे ही फॉल्स है। टी टीचेस फिजिक्स, टी मैथ और केमिस्ट्री टीच कर सकता है, फिजिक्स नहीं कर सकता, इसलिए ये तो वैसे ही गलत है। सी ऑप्शन है, यू एंड एस टीचेस द सेम कोर्स, लेकिन कंडीशन नंबर 5 के मुताबिक ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वे दोनों सेम कोर्स को टीच नहीं कर सकते, इसलिए ये गलत है। और हमने कुड बी ट्रू बताना है, तो इसलिए तो है ही फॉल्स। अब ऑप्शन डी, आर टीचेस केमिस्ट्री, डायरेक्ट इसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन देखें ये ऑप्शनल है। कैसे ऑप्शनल है कि अगर ये रूल फॉलो ना हो, आर फिजिक्स नहीं टीच करता तो एस भी केमिस्ट्री नहीं करेगा, तो फिर आर कर सकता है, आर के लिए पॉसिबिलिटी है, तो ये कुड में आ सकता है, कुड भी ट्रू ये हो सकता है, क्योंकि अगर आर फिजिक्स टीच ना करे तो एस केमिस्ट्री टीच नहीं करेगा, जब वो टीच नहीं करेगा तो आर को असाइन हो सकती है, तो इसलिए ये कुड बी ट्रू में आता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन हम ई ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। अब ई ऑप्शन को देखते हैं, आर टीचेस फिजिक्स, तो कंडीशन नंबर 3 को देखें कि एस टीचेस केमिस्ट्री, जबकि यहाँ दिया गया है एस टीचेस मैथ, जो कि गलत है, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन ऐसा है जो कुड बी की कैटेगरी में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू? कैन नॉट बी ट्रू, ए ऑप्शन है, पी टीचेस मैथ, तो इसके लिए पी के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो मैथ टीच कर सकता है या नहीं कर सकता, तो ये कैन नॉट बी ट्रू नहीं हो सकता, इसके लिए कोई रूल नहीं है, तो ऑप्शनल है, मे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, वैलिडेशन इसकी नहीं है, इसलिए ये कैन नॉट बी ट्रू के अंदर नहीं आता, ये ऑप्शनल है। फिर बी ऑप्शन को देखें, यू टीचेस केमिस्ट्री, इसके लिए भी कोई रूल नहीं है कि ये टीच कर सकता है या नहीं कर सकता, कोई वैलिडेशन यहाँ से नहीं आएगी, ये भी ऑप्शनल है। फिर टी टीचेस फिजिक्स, कैन नॉट बी ट्रू हमने बताना है, और टी टीचेस फिजिक्स, तो इसमें देखें कि ये ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि रूल नंबर 4, टी मैथ टीच करेगा और केमिस्ट्री, और फिजिक्स नहीं करेगा, तो इसलिए ये फिजिक्स कैसे टीच कर सकता है, ये कैन नॉट बी ट्रू है, क्योंकि इसकी वैलिडेशन के लिए ये रूल नंबर 4 मौजूद है, और यही हमारा आंसर है। इफ क्यू इज असाइंड टू फिजिक्स व्हाट मस्ट बी ट्रू? अब क्यू को असाइन कर दिया गया है फिजिक्स, तो व्हाट मस्ट बी ट्रू हमने बताना है। ए ऑप्शन है, पी मस्ट बी असाइन टू केमिस्ट्री और मैथ, तो देखें इसमें क्यू को असाइन किया गया फिजिक्स, तो पी जाहिर सी बात है कि केमिस्ट्री और मैथ में आ सकता है, क्योंकि पी और क्यू ने इकट्ठे नहीं आना, तो ये इकट्ठे नहीं है, तो अगर क्यू असाइन किया गया फिजिक्स में तो उसके साथ पी ने तो नहीं आना, तो फिर किधर जाएगा वो, तो बाकी दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक में तो होगा, तो ये मस्ट बी ट्रू है, क्योंकि क्यू अगर फिजिक्स में है और पी को फिजिक्स मिल नहीं सकती, तो फिर वो किस क्लास को टीच करेगा, केमिस्ट्री या मैथ की क्लास को, तो यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, और जाहिर है कि ये मस्ट बी ट्रू है। बी ऑप्शन, एस मस्ट बी असाइन टू मैथ, तो क्यू के साथ एस का रिलेशन, क्यू के साथ एस का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शनल हो सकता है, नो रिलेशन, तो मस्ट नहीं हो सकता। फिर है सी ऑप्शन, आर मस्ट बी असाइन टू मैथ, आर और क्यू में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शनल तो हो सकता है, लेकिन इसकी वैलिडेशन के लिए कोई
रूल मौजूद नहीं है, इसलिए ये भी मस्ट बी ट्रू नहीं हो सकता। अब ऑप्शन डी, टी मस्ट बी असाइन टू केमिस्ट्री, टी और क्यू का कोई डायरेक्ट रूल मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हम इसे मस्ट करार दे सकें, इसलिए ये भी ऑप्शनल में जाएगा। अनसर्टन है, अनगारंटीड है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सही है या गलत। ई ऑप्शन, यू मस्ट बी असाइन टू फिजिक्स, तो यू और क्यू का भी कोई रूल नहीं है, इसलिए ये भी वैलिडेटेड नहीं है कंडीशंस के थ्रू, इसकी कोई गारंटी देने वाली कंडीशन नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। मस्ट बी के अंदर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन ए, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्रोफेसर दैट मस्ट बी असाइन टू मैथ? तो इसके लिए रूल नंबर 1 को आप देखें, ईच कोर्स एट लीस्ट 2, हर किसी में कम से कम 2 आ सकते हैं, और पूछा क्या गया है? मिनिमम नंबर ऑफ प्रोफेसर्स, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। अब ये ग्रिड बेस्ड सिनेरियो है। ए कंपनी हैज 4 एम्प्लॉइज, एलिस, बेन, कैथी एंड डेविड, who must each be assigned one of 4 tasks. अब ये खुद कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4, और टास्क कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4. Each employee is assigned exactly 1 task and each task is assigned to only 1 employee. तो ये 1 to 1 असाइनमेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए आमतौर पर ग्रिड इस्तेमाल की जाती है। तो ग्रिड हमने ड्रॉ की, एम्प्लॉइज इधर रखे और इधर हमने टास्क्स रख दिए। तो अब कंडीशंस के मुताबिक इसको फिल करते हैं। एलिस कैन नॉट बी असाइन टू रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग को क्रॉस कर दिया गया एलिस के लिए। बाकी ये डाटा एनालिसिस में भी आ सकती है, प्रेजेंटेशन में भी, क्लाइंट मीटिंग में भी। बेन मस्ट बी असाइंड आइदर डाटा एनालिसिस और प्रेजेंटेशन, तो डाटा एनालिसिस में यस ये आ सकता है बेन, लेकिन ये इधर भी आ सकता है, इसलिए हमने इसके साथ और लिख दिया कि ये इधर होगा या इधर होगा। डेविड कैन नॉट बी असाइंड क्लाइंट मीटिंग, ये क्रॉस कर दी गई डेविड के लिए। कैथी मस्ट बी असाइंड डाटा एनालिसिस, ये मस्ट कर दिया गया कैथी को डाटा एनालिसिस में। हु मस्ट बी असाइंड डाटा एनालिसिस, तो हम डाटा एनालिसिस के कॉलम में देखते हैं कि बेन आ सकता है, लेकिन ये ऑप्शनल है, और क्योंकि ये प्रेजेंटेशन में भी जा सकता है, और कैथी आ सकती है और कैथी मस्ट है। तो ये जो रूल है कैथी का कि ये मस्ट है डाटा एनालिसिस में, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। इफ बेन इज असाइन प्रेजेंटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? बेन को प्रेजेंटेशन में, तो हम बेन को प्रेजेंटेशन में ले आते हैं और यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अब ये सिचुएशन है, तो देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। एलिस इज असाइन डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस में ऑलरेडी कैथी मौजूद है, इसलिए ये तो मस्ट बी ट्रू नहीं हो सकता। कैथी इज असाइन क्लाइंट मीटिंग, कैथी क्लाइंट मीटिंग में जाएगी नहीं क्योंकि इसने डाटा एनालिसिस में इसके लिए मस्ट है, ये लाजमी तौर पर यहाँ होगी, इसलिए ये वहाँ नहीं जाएगी। डेविड इज असाइन प्रेजेंटेशन, डेविड के लिए प्रेजेंटेशन में तो ऑलरेडी बेन मौजूद है। ऑप्शन डी, बेन मस्ट बी रीअसाइन टू डाटा एनालिसिस, बेन ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में मौजूद है, तो डाटा एनालिसिस में कैथी मौजूद है, इसलिए डाटा एनालिसिस में ये रीअसाइन हो भी नहीं सकता, इसलिए ये भी गलत है। और ई ऑप्शन है एलिस इज असाइंड क्लाइंट मीटिंग, यस एलिस क्लाइंट मीटिंग में आ सकती है, यस क्योंकि प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी बेन मौजूद है, डाटा एनालिसिस में कैथी मौजूद है, और रिपोर्ट राइटिंग में एलिस आ नहीं सकती, तो इसलिए उसके लिए यही जगह है जहां वो आ सकती है और ये मस्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन